हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका बायो मॉलिक्यूल के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, तो इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, क्या कहा जा रहा है, ज़रा प्रश्न को देखें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोजन अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना शाखित श्रृंखला बहुलक होता है जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 श्रृंखला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसे आप ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, इसके द्वारा बनती है, जबकि कार्बन 1 कार्बन 6 से ये शाखित ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा ये बंधा होता है। तो ग्लाइकोजन की संरचना के समान कौन सी संरचना की निम्नलिखित में से इसमें यौगिक है, इसके बारे में देखना है। तो एमाइलोज तो आप जानते हैं कि इसमें शाखित नहीं होता, ये तो स्ट्रेट चेन होता है। एमाइलोपेक्टिन आपका हो सकता है ना। सेलुलोज जो आप देख रहे हैं, सेलुलोज में तो होता है ये भी स्ट्रेट, लेकिन सीढ़ी नुमा होता है। ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ये एमाइलोपेक्टिन जो कि कार्बन 1 और कार्बन 4 से भी जुड़ा होता है और साथ ही साथ कार्बन 1 और 6 से भी जुड़ा होता है। और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये, इसके बारे में जानते रहिए कि यह जो है एमाइलोज जो है ये तो वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये भी जानकारी रखिए। ठीक, तो एमाइलोपेक्टिन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है। तो प्राणियों के यकृत में जानते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो इसमें तो ऑप्शन आपका फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। ये एमाइलोज तो होगा ही नहीं, है ना। सेलुलोज भी नहीं होगा। सेलुलोज से तो आप जानते हैं कि प्लांट्स के सेल जो होते हैं वो बने होते हैं, और ह्यूमन बीइंग के जो सेल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ पूछा है कि यकृत में संग्रहित होता है, तो यकृत में कौन संग्रहित होता है, यही ग्लाइकोजन जो है यही यकृत में संग्रहित होता है, तो जानते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। सुक्रोस एक डाइसैकराइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से, है ना। सुक्रोस का अगर आप जल अपघटन करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु मिलेगा, है ना। तो ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु मिलेगा, इसे आप जानते रहिए, सिंपल है। और आपको ये भी बताया गया था कि जैसे माल्टोस, है ना, माल्टोस के बारे में बताया गया था। माल्टोस भी डाइसैकराइड है, ठीक है। सुक्रोस भी डाइसैकराइड है, सुक्रोस हुआ। और लैक्टोस भी डाइसैकराइड है, ठीक, लैक्टोस। ये तीनों डाइसैकराइड हैं। इसका अगर आप जल अपघटन करते हैं माल्टोस का, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। देखिए आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज के दो अणु मिलेंगे, है ना। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऊपर लिख देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। और वो भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये दोनों क्या होंगे, अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक। सुक्रोस में क्या देखने को मिलेगा, सुक्रोस में आपको देखने को मिलेगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें बीटा डी फ्रक्टोस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रक्टोस ये भी जानते रहिए, ये फ्रक्टोस। और लैक्टोस में आप याद रखिए बीटा डी ग्लूकोज। चलिए यहाँ केवल ग्लूकोज लिख दे रहे हैं, जानते रहिए बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। और साथ ही साथ गैलेक्टोस भी बीटा डी गैलेक्टोस ही मिलता है, ठीक है। तो गैलेक्टोस ये जानकारी रखिए। तो यहाँ सुक्रोस पूछा था, है ना, सुक्रोस पूछा था। तो सुक्रोस एक डाइसैकराइड है
और एक अणु अगर जल अपघटित होगा तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, इसलिए ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा देखें, ये आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सभी ऑप्शन दिखने चाहिए। ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आप समझें। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल एनोमरों को प्रदर्शित करता है। तो एनोमर और ईपीमर, एनोमर ईपीमर आपको बताया गया है कि एनोमर क्या है। देखिए एनोमर के बारे में समझ लीजिए, अभी आप तुरंत पकड़ लेंगे क्या हो सकता है ना। एनोमर आपको जानना है कि कार्बन नंबर 1 पर ही, कार्बन नंबर 1 पर ही केवल चेंज रहे, अगर कार्बन नंबर 1 पर ही अगर चेंज रहता है तो वो आपका एनोमर कहलाएगा। ईपीमर क्या होता है, ईपीमर, तो ईपीमर में कार्बन नंबर 1 को छोड़ करके, यानी कार्बन नंबर 2 से लेकर के कार्बन नंबर 6 तक अगर आप देखें कोई वो आपको मिलता है, जैसे मोनोसाइक्राइड मिलता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 तक अगर आप चेक कर रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी भी पोजीशन पर, है ना, किसी एक पोजीशन पर, याद रखिएगा किसी एक पोजीशन पर अगर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके ग्रुप के साइड अगर चेंज हैं तो उसको आप ईपीमर कह देते हैं। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पर जानना है क्या, एनोमर। तो कार्बन नंबर 1 पर चेक करिए, जहाँ परिवर्तन हो तो वही कहा जाएगा एनोमर। आइए देखते हैं, सॉरी, देखिए आपका कार्बन नंबर 1 पर, इसमें आप देखिए ये तो आपका सेम टू सेम वही है ना, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ OH आपके लेफ्ट साइड है, यहाँ जबकि राइट साइड है, और लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, और यहाँ पर राइट साइड है। तो अब अगर आप चेक करें ध्यान से तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा क्या, देखिए चौथे में अगर आप देखें मोनोसैक्राइड के चक्रीय वाले में विशेष रूप से एनोमेरिक फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ तो 1 कार्बन पर आप चेक कर रहे हैं, ये सिमिलरिटी ही मिल गई। ठीक है, ये तो 2 पर मिल रहा है ना, यहाँ कहाँ किस कार्बन पर मिल रहा है, ये अगर आप चेक करिए जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन देखने को दूसरे कार्बन पर मिल रहा है ना। पहला वाला तो सिमिलर हो गया, पहले पर जब परिवर्तन होगा तब एनोमर होगा। ये क्या है, ये दोनों अगर आपसे कोई पूछता है तो ईपीमर बताएंगे। ये क्या है, ईपीमर। ठीक, ईपीमर हैं ये तो। और ये क्या है, जैसे अगर आप चेक करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज, और जबकि ये क्या है, ये है आपका मैनोज। क्या है, मैनोज है। तो जानते रहिए ये ईपीमर है। हम लोगों को खोजना क्या है, एनोमर खोजना है। चलिए एनोमर खोजते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी पहले पर सिमिलरिटी मिल गई तो छोड़िए, ये हो नहीं सकता। ठीक, हम लोगों को एनोमर देखना है। इसमें थर्ड वाले में ज़रा चेक करिए, देखिए पहला कार्बन आपका ये है, इसमें भी पहला कार्बन ये है। ठीक, लेफ्ट साइड इसमें OH है, इसमें राइट साइड OH है, और उसके बाद देखिए H है, लेफ्ट साइड H है, OH है, OH है, H H H H। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। यही क्या है, यही आपका एनोमर है। ठीक है, क्या है, एनोमर, यही आपका क्या है, एनोमर है, एनोमर, यही एनोमर है। ठीक, दाहिनी ओर अगर OH रहता है तो आप अल्फा कहते हैं, और बाईं ओर अगर रहता है तो बीटा कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, तो ये आप चेक करेंगे तो ये आपके अल्फा डी ग्लूकोस, ये पहला वाला, ये वाला आपका अल्फा डी ग्लूकोस है, और ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोस है। ठीक, तो अल्फा डी ग्लूकोस ये और बीटा डी ग्लूकोस ये दोनों एक दूसरे क्या है, एनोमर। तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जिससे दिखे आपको। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटीन में 2 प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं पाई गई हैं, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचना हैं। ठीक,
तो अल्फा हेलिक्स संरचना जिसके द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करती है वे कौन सी हैं? तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि हाइड्रोजन बंध के कारण ये होता है ना। तो हाइड्रोजन बंध के कारण ये आपको बताया भी गया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, है ना। प्रोटीनों में दो प्रकार की द्वितीयक संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट की संरचनाएं जैसी होती हैं। तो अल्फा हेलिक्स संरचनाएं जिसके द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करती हैं वे क्या हैं? वे हाइड्रोजन बंध हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण ही अल्फा हेलिक्स संरचनाएं ये अस्थायित्व को प्राप्त करती हैं, जानते रहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, पूरे ऑप्शन दिखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद तब क्योंकि काफ़ी इसमें ये ओपन स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। देखिए, यदि डाइसैकराइड के अपचायक समूह यानी एल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हो तो वे अनपचाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकराइड अनपचाई शर्करा है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग है? तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा? आपको वैसे भी याद होगा कि नॉन रिड्यूसिंग कौन होता है? सुक्रोस। कौन होता है? सुक्रोस होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा ये? देखिए, रिड्यूसिंग कौन होता है, यहाँ आपको ये पोजीशन देखना होता है। ये पोजीशन केवल आप देखिए इसमें, ठीक है। ये वाला पोजीशन देखिए। इस पोजीशन पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर, यहाँ जैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जैसे आप टॉलेंस टॉलेंस और फेहलिंग, टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन से जो शुगर, ध्यान दें, रिड्यूस हो जाते हैं उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और ऐसे कोई भी शुगर, है ना, जिसमें आप देखेंगे कि वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस नहीं होते, तो उन्हीं को नॉन रिड्यूसिंग या अनपचाई शर्करा कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये इतना आप पकड़िए तो यहीं से अभी समझ जाएंगे। यहाँ पर इसको हम ओपन करके यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ पर ये देखिए कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक, नीचे OH है और फिर इसके बाद इधर ये आप देख रहे हैं इस तरीके से इधर ये चेन बढ़ रही है। तो होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन, देखिए ये वाला ऑक्सीजन ये विद्युत ऋणी है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही यहाँ से ये खींचता है तो ये बॉन्ड कम्प्लीटली यहाँ से टूट जाता है। और जब बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा तो अब बताइए क्या हो गया? यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब ऐसा हो गया। यहाँ देख लीजिए साइड में ये ऑक्सीजन है, बॉन्ड खत्म हो गया तो यहाँ कार्बन बचा, कार्बन से ये हाइड्रोजन बचा और यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे अभी OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस समय अब यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले करके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को फ्री कर देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर जाएगा कहाँ? इस ऑक्सीजन पर जहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज था। तो ये तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए ये ग्रुप अगर आप चेक करें तो क्या बन गया? हाइड्रोजन के यहाँ से निकल जाने के बाद ये CHO में बदल गया, है ना, एल्डिहाइड में। और इसीलिए आप इसको कहेंगे कि ये तो रिड्यूसिंग है और यहाँ पूछा क्या है? नॉन रिड्यूसिंग, अनपचाई। तो ये तो आपका ऑप्शन हो भी नहीं सकता। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब वही प्रक्रिया होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आएगा, जब ये एच देख रहे हैं अगर यहाँ पर गया तो, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा? अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ एल्डिहाइडिक पार्ट नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि बीच में CH2 आ गया है। तो इसीलिए यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है? ये सुक्रोस है। ये पहला वाला रिंग आप देखेंगे तो ये क्या है? ये पहला वाला रिंग आपका क्या है?
ये ग्लूकोज का है और दूसरा वाला चेक करेंगे तो फ्रक्टोज का है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और ये है क्या, कोई पूछे तो आपको बताना है सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज, ठीक। चलिए देखते हैं, और कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। अगर आप चेक करेंगे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर चेक कर लीजिए, तीसरे में ये भी हो जाएगा रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग हो जाएगा ये भी चेक करेंगे तो ये भी रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो यहाँ नॉन रिड्यूसिंग पूछा है तो यही सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है ना। कौन सा अम्ल इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा अम्ल इसमें एक विटामिन है। एस्पार्टिक अम्ल, ये एस्कॉर्बिक एसिड, एडिपिक अम्ल, साइक्रिक अम्ल। तो सिंपल इसको आप जान रहे होंगे कि जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का केमिकल नेम भी है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी, विटामिन सी का क्या है, ये केमिकल नेम है। क्या है, केमिकल नेम, केमिकल नेम, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8वां प्रश्न देखिए जरा। 8वां प्रश्न है कि डाई न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइडों के आपस में फास्फोडाइएस्टर आबंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइडों की पेंटोज शर्कराओं के कौन से कार्बन परमाणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं। तो कार्बन 3 और 5, ठीक, कार्बन 3 और 5 आपको बताया भी गया था। तो 3 और 5 देखिए कहाँ है, यहाँ 3 3 है, ये नहीं होगा, 5 5 1 5 5 3 या 3 5, मतलब पहला, ठीक, पहला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 3 5 लिखा रहे कहीं या 5 3, तो वो आपका सही हो जाएगा, तो जानते रहिए। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं। तो सिंपल सा ये प्रश्न है। पहला आपका है न्यूक्लियोसाइडों के, न्यूक्लियोटाइडों के, तो ये तो अभी आपको जल्द में बताया गया था, न्यूक्लियोटाइडों के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल आपका ये DNA है और RNA है ना, DNA और RNA, कोई पूछता है तो आप बताएंगे। और DNA क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA में जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। और RNA में अगर पूछा जाए क्या क्या होता है, तो RNA में आप बताएंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल होता है, ठीक। अब जैसे कभी अगर आपसे कोई पूछे कि ये एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन गुआनिन ये प्यूरिन बेस हैं, पिरिमिडिन हैं, तो आपको बताना है एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं ये प्यूरिन बेस होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन बेस होते हैं, ये दोनों प्यूरिन बेस। और साइटोसिन, थाइमिन और ये यूरेसिल, ठीक है, ये यूरेसिल, इसको याद रखे रहिए कि कभी कोई पूछता है तो आप बताएंगे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये पिरिमिडीन बेस होते हैं। इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी आप इसी चैनल पर वो ट्रिकी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक। आप जाएंगे न्यूक्लिक एसिड का पूरा कंप्लीट एक ट्रिकी वीडियो हमने बनाया है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, और पूरा ट्रिकी अच्छे से आप वहाँ समझ सकते हैं। तो जानते रहिए
एडेनिन और गुआनिन ये बाईसाइक्लिक होते हैं और ये प्यूरिन बेस होते हैं। साइटोसिन, थाइमिन और ये यूरेसिल ये पिरिमिडिन बेस होते हैं और ये क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं। ठीक, तो ये जानकारी भी रखिए। इसका न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं, तो आप बताएंगे न्यूक्लियोटाइडों के। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है यहाँ, है ना, सही नहीं है, आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए, यह एक एल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह एक एल्डोहेक्सोस है ना। एल्डोहेक्सोस तो होता ही है, आपको पता है, एल्डिहाइडिक पार्ट ग्लूकोज में होता है, तो ये तो करेक्ट है ना। ये चाय के साथ गर्म करने पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है, ये भी सही है आपका, है ना। यह फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित रहता है, ये तो आपका गलत है, फ्यूरेनोज नहीं, है ना, फ्यूरेनोज में ये नहीं होता। तो इसका 2,4 DNP परीक्षण सकारात्मक नहीं होता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यह फ्यूरेनोज रूप में उपस्थित रहता है, ये कह रहा है, लेकिन ये उपस्थित नहीं रहता है, नहीं, है ना, तो जानते रहिए ये करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं, जो क्रम में जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, तो आप देखें, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना एकदम करेक्ट यही है, क्योंकि निर्धारित क्रम में प्रोटीनों की एक निर्धारित, आप जानते हैं, जैसे वो संरचना प्राथमिक वाली आपको बताए थे इस तरीके से, तो यही आपका पहला वाला ही करेक्ट है। और दूसरे में दिया प्रोटीन के द्वितीयक में तो नहीं होता, द्वितीयक में आप जानते हैं वो फिर से फोल्डिंग हो जाती है, तृतीयक में और भी फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, चतुष्क में तो और फोल्डिंग हो जाती है, तो आपका पहला वाला ही यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए देखते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो थायमीन खोजिए, थायमीन नहीं होता है, थायमीन डीएनए में होता है और यहाँ आरएनए में यह नहीं होता, है ना। जानते रहिए, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, आरएनए में क्या होगा, आरएनए में यूरेसिल होता है, यूरेसिल, ठीक है। और थायमीन कहाँ होगा, थायमीन जो है ये डीएनए में होगा, ये कहाँ होगा, डीएनए में, और यूरेसिल जो देख रहे हैं ये आरएनए में, ये कहाँ होगा, आरएनए में। ठीक, तो जानते रहिए। इस तरीके से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बी समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, मतलब हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है, इसमें आपको ऑप्शन में देख करके बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, विटामिन B1 थायमीन ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, विटामिन B2 ये भी नहीं होगा, है ना, विटामिन B6 ये एनीमिया हो जाता है, ये भी नहीं होगा। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामिन, यही चौथा आपका सही होगा, ठीक है। विटामिन B12 जो है यही हमारे शरीर में क्या हो सकता है, संग्रहित हो सकता है, तो जानते रहिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन, आप देखें 14 क्वेश्चन, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, आपको पता है, इसका भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। यूरेसिल कहाँ होता है, कोई पूछता है तो यूरेसिल आप बताएंगे आरएनए में होता है, किस में होता है, आरएनए में, और यहाँ पूछ रहा है डीएनए में, तो डीएनए में तो ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका यही यूरेसिल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये कूट करके दिया गया है, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे सब आपको अच्छे से दिखे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मोनोसैकराइडों की 3 चक्रीय संरचनाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी एनोमर है,
तो एनोमर आप पहले कार्बन पर ही चेक करिए, पहले कार्बन पर आप चेक करिए इसमें कि कहाँ पर परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ देखिए एच लेफ्ट साइड है, इसमें देखिए एच जो है राइट साइड है। ठीक, ये तो अभी तक बन रहे हैं। ठीक है, और सब मिला लीजिए। देखिए लेफ्ट साइड क्या है, एच, इसमें भी एच, ओ एच, ओ एच, एच 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 एच। ठीक, ये तो आपको पहला दूसरा तो ये पहला और दूसरा तो हो गया है, ये सही है। ये क्या है, एनोमर हैं। ठीक, पहला और दूसरा आपका क्या है, ये अभी तक सही है। अब ज़रा चेक कर लीजिए एक बार, ये दूसरा तीसरा चेक करिए और पहला तीसरा भी चेक करना है। यहाँ ओ एच देखिए लेफ्ट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड, ये तो ऐसे कट गया। ठीक, अब एक बार मिला लीजिए ये पहला और तीसरा। देखिए इसमें लेफ्ट साइड एच है, इसमें लेफ्ट साइड ओ एच है, तो ये भी तो कट गया, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ये पहला और दूसरा देखिए कहाँ पर है, तो पहले में ही है पहला और दूसरा, मतलब यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्या है, यही क्या है, मोनोसैकेराइड के 3 चक्रीय यौगिक जो ये दिए गए हैं तीनों, इसमें से एनोमर है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे तो मिलेगा आपको, निम्नलिखित में से ग्लूकोज की कौन सी अवक्रिया केवल इसकी चक्रीय संरचना के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। तो देखिए इसमें से कौन सी स्पष्ट की जा सकती है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, चक्रीय संरचना को स्पष्ट करता है, इसमें देखना है। ये तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, ये यह बताता है कि 5 ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं, तो ये तो नहीं होगा। अगर OH समूह पूछा होता तब ये सही हो जाता। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया में ऑक्जीम देता है, ऑक्जीम देता है, ये नहीं बताएगा कि चक्रीय संरचना है। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रॉक्सिलेमीन से अभिक्रिया नहीं करता है, यही सही है। तीसरा वाला पुनः देखिए, तीसरा आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ये तीसरा वाला विकल्प आपका यही बता रहा है कि चक्रीय संरचना इस ग्लूकोज की जो है चक्रीय संरचना वह है। तो चक्रीय संरचना जो होती है ग्लूकोज की, वह पेंटा एसीटेट हाइड्रॉक्सिलेमीन से अभिक्रिया नहीं करता है, यही सही है। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुछ यौगिकों के ध्रुवण घूर्णन उसकी संरचनाओं सहित नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसका विन्यास डी है। डी के लिए आपको ये चेक करना है कि दाहिनी ओर चेक करिए OH कहाँ है ना, OH आपको चेक करना है दाहिनी ओर, ये कहाँ पर हैं। तो कायरल कार्बन में चेक करना होता है, लास्ट का कायरल कार्बन चेक करिए, यहाँ पर दाहिनी ओर है, यहाँ भी दाहिनी ओर है, और कायरल लास्ट वाला ये भी है दाहिनी ओर। तो तीनों आपके क्या हैं, डी विन्यास हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 18। देखिए है ना, बस 19 तक हम लोग इसमें देखेंगे, इसके बाद और रिमेनिंग जो पार्ट होंगे उसको बाद में। चलिए देखते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बने एक डाइसैकेराइड की संरचना नीचे दी गई है, इसकी मोनोसैकेराइड इकाइयों में एनोमेरिक कार्बन को पहचानिए। एनोमेरिक कार्बन पहचानना है ना, एनोमेरिक कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कौन सा होता है। तो आपको पता है पहले कार्बन पर ही आपको चेक करना होता है, अगर वहीं पर केवल परिवर्तन हो तब आप उसे कह देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका ये संरचना दी गई है, देखिए ये संरचना है, और इसके बाद इसमें विकल्प दिया गया है ग्लूकोज का ए कार्बन, ग्लूकोज का ए कार्बन और फ्रक्टोज का ए कार्बन, है ना, और दिया है ग्लूकोज का ए कार्बन और फ्रक्टोज का ई कार्बन, है ना, और दिया है ग्लूकोज का ए कार्बन और फ्रक्टोज का बी कार्बन, फिर ग्लूकोज का एफ कार्बन और फ्रक्टोज का एफ कार्बन। तो आप चेक करिए इसमें से कौन है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। तो चेक करते हैं ज़रा सा, देखिए अब सबसे पहले आप संरचना को देखें, संरचना को देखें।
ये पूरा मिला करके क्या है, ये सुक्रोस है। ये क्या है, सुक्रोस। सुक्रोस का स्ट्रक्चर है ये सुक्रोस का स्ट्रक्चर है। ये आप चेक करेंगे तो ग्लूकोज है, और ये वाला जो रिंग आप देख रहे हैं ये फ्रक्टोज का है। ठीक है, तो चेक करिए, देखिए ज़रा सा, पहले ए ही चेक कर लेते हैं, है ना। ए देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का देखिए ए, ठीक, एनोमेरिक, ऊपर एच है, ऊपर क्या है एच, और नीचे ओ एच था। ठीक, ऊपर एच और नीचे ओ एच था। और आप चेक करें इसके बाद इसमें फ्रक्टोस में आइए ज़रा चेक करते हैं इसका ए यहाँ पर है, ये तो CH2, ये तो ए वाला हो ही नहीं सकता। बी को चेक कर लीजिए, बी को आप ज़रा चेक करें। बी देखिए यहाँ पर ये है, तो ये घुमा कर बनाया गया है स्ट्रक्चर, और यही आपका नीचे OH है। ठीक है, नीचे OH है, यहाँ भी आपको नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको जब घुमा कर बनाया गया है, वास्तव में यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी, है ना। फ्लिपिंग करवाई जाएगी तो इंड पर चेंज हो जाते हैं। वास्तव में ये OH ऊपर था, ठीक है, ऊपर था जब आप इसको यहाँ से शुरू करते बनाना। तो आपका ए और बी ही ऑप्शन में खोजिए, ग्लूकोज का ए कार्बन और फ्रक्टोज का बी कार्बन। ठीक है, यही है एनोमेरिक। ठीक, यही ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, और कुछ खोजने की ज़रूरत भी नहीं, ये थर्ड वाला याद रखें, ये करेक्ट हो जाएगा। ये फ्लिपिंग करके इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पर बनाए होते, ये यहाँ पर, तो वो कहाँ रहता, OH ऊपर रहता। ठीक है, तो ऊपर और सब आपको देखने को मिलेंगे कि सिमिलर हैं, तो ऑप्शन थर्ड ही सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 19 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कूट के ही सब ये दिए गए हैं। प्रश्न को देखें पहले। प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीचे तीन संरचनाएं दी गई हैं, जिनमें से ग्लूकोज इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं। ग्लूकोज इकाइयों के मध्य बने इनमें से कौन से आबंध कार्बन 1 कार्बन 4 के मध्य हैं। कार्बन 1 कार्बन 4 के मध्य कौन से हैं, और कौन से कार्बन 1 और कार्बन 6 के मध्य है। ठीक, तो आपको चेक करना है। जैसे इसमें आप देखिए ज़रा सा ए और बी के बारे में, ए बी देखिए कितने कितने दिए गए हैं। ये वाला आपका ऑप्शन, ये तो पहले ए संरचना है, ये बी संरचना है, ये सी संरचना है, और यही ABC 3 संरचनाएं दी गई हैं। पहले वाले में पहले चेक करते हैं। ठीक, पहले वाले में आप चेक करिए, और ऑप्शन देखिए किसी से दिया गया है, ये भी चेक कर लीजिए। देखिए दिया गया है यहाँ कि ए का कार्बन 1 तथा कार्बन 4 के मध्य है। ठीक है, फिर बी का ऐसे इस तरीके से सब दिए गए हैं, तो हम लोगों को वहाँ से खोज लेना है ना। यहाँ से इसी संरचना से खोज कर फिर ऑप्शन मिला लेंगे। तो कार्बन 1 कार्बन 4 क्या क्या देखना है, कार्बन 1 कार्बन 4 और कार्बन 1 कार्बन 6 देखना है। ठीक, तो देखिए इसमें पहले वाले ए में पहले चेक करिए, तो ये आपका ज़रा चेक करिए, ये तो आपका कार्बन 1 है ना। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, हाँ 1 4 है, यहाँ 1 4 है, लेकिन 1 6 नहीं है। 1 4 तो है लेकिन 1 6 नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, और देखिए यहाँ चेक करिए ज़रा सा, अगर आप चेक करेंगे जैसे अगर पूछा जाएगा इन ABC में, तब वहाँ तो इसमें अगर चेक करेंगे, इसमें तो कार्बन 1 और कार्बन 4 है, ये जानते रहिए। कार्बन 1 कार्बन 4 है इसमें, और ये इसमें अगर आप देखें, इसमें चेक करिए, यहाँ से देखिए कार्बन, ये आपका ये कार्बन 1 है, और यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, 1 4 यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 1 4 यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 6 नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर कार्बन 1 और ये कार्बन 6 है।
ठीक है। 1 और 6 यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें ज़रा देखिए, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कार्बन 4 है। ठीक, ये कार्बन 4 है। और यहाँ देखिए कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसमें तो 6 वाला नहीं है। ठीक, 6 वाला ये है, 6 वाला B6 वाला है। ठीक, B क्या है 6 वाला, और A क्या है, A आपका 1 4 वाला है। A 1 4, B 1 6। A जरा देखें यहाँ, A 1 4, B और B एवं C, एवं नहीं लिखा होता अगर, तब ये सही हो जाता, इसलिए गलत है। A एवं B कार्बन 1 4 नहीं, B में तो अभी आपने देखा था ना, B वाले में तो 1 6 है। ठीक, तो A वाले में A एवं C जरा देखें। हाँ, A एवं C कार्बन 1 और 4 थे। A और C 1 4 था और B के मध्य, हाँ यही आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। A के मध्य ध्यान दीजिए, A एवं C में कार्बन 1 4 के मध्य है। यहाँ चेक कर लीजिए, A एवं C में आप चेक करिए, देखिए ये इसमें भी तो 1 4 देखने को मिल रहा है, तो ये भी है। और इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी तो है ना, इसमें भी है, चेक करेंगे। यहाँ भी अगर आप चेक करिए तो यहाँ भी 1 और 4 पर, यहाँ पर भी है 1 4। ठीक है, तो A और C में कहाँ है 1 4, कार्बन 1 और कार्बन 4 के मध्य है। और B में क्या है, B में 1 और 6 के मध्य है। तो यही थर्ड में तो है, देखिए थर्ड में तो यही है। A एवं C के मध्य 1 4 है ना, कार्बन 1 तथा कार्बन 4 के मध्य बंध बना है। और B में क्या है, B में कार्बन 1 तथा कार्बन 6 के मध्य। तो ये आपका थर्ड का ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ये रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।